भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक विदेशी मुद्रा भंडार जहां 588.78 बिलियन डॉलर रहा है, वहीं विदेशी करेंसी एसेट्स में 4.99 बिलियन डॉलर की तेजी आई है और ये बढ़कर 519.48 अरब डॉलर पर जा पहुंचा है। विदेशी मुद्रा भंडार में 4 अरब डॉलर से ज्यादा का उछाल देखने को मिला है। 28 अप्रैल 2023 को खत्म हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में 588.78 बिलियन डॉलर पर जा पहुंचा है, जो इससे पहले 21 अप्रैल को खत्म सप्ताह में 584.25 बिलियन डॉलर रहा था। आरबीआई ने जो डाटा किया है उसके मुताबिक विदेशी मुद्रा भंडार इस अवधि में 4.53 बिलियन डॉलर का उछाल देखने को मिला है। हालांकि अपने ऐतिहासिक हाई से अभी भी विदेशी मुद्रा भंडार 57 अरब डॉलर कम है। सोने के रिजर्व में गिरावट आई है और ये घटकर 45.65 बिलियन डॉलर पर आ गया है। आईएमएफ में रिजर्व 5.17 बिलियन डॉलर इस दौरान रहा है। आपको बता दें, अक्टूबर 2021 में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 645 अरब अमेरिकी डॉलर के उच्चतम स्तर पर जा पहुंचा था, लेकिन उसके बाद से लगातार विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया, जो घटकर 525 बिलियन डॉलर के लेवल तक घट गया था। लेकिन निचले लेवल से विदेशी निवेश में उछाल और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में तेजी के चलते विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी देखने को मिली, हालांकि अपने उच्च स्तरों से काफी कम है। 2022 में जब अमेरिकी फेड रिजर्व के ब्याज दरें बढ़ने के बाद विदेशी निवेशकों ने अपना निवेश निकालना शुरू किया तो रुपये में कमजोरी देखी गई। रुपया 10% तक गिरकर $1 के मुकाबले 83 रुपये के लेवल पर आ गया। रुपये को सपोर्ट देने के लिए आरबीआई को डॉलर बेचना पड़ा, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट देखने को मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। भारतीय रिजर्व बैंक ने केवाईसी यानी ग्राहकों की सूचनाएं जमा करने को लेकर नया निर्देश जारी किया है। केंद्रीय बैंक ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के प्रासंगिक सुझावों पर अमल करते हुए केवाईसी को लेकर ताजा निर्देश जारी किया है। इसमें बैंक व वित्तीय संस्थाओं के सख्ती से इसका पालन करने के लिए कहा गया है। पैसों के ऐसे लेन देन पर रिजर्व बैंक अब सख्त हुआ है। अब बैंकों को पूरा हिसाब रखना होगा। रिजर्व बैंक ने यह निर्देश वायर ट्रांसफर को लेकर किया है। आरबीआई ने बैंकों पर अन्य वित्तीय संस्थाओं से कहा है कि वे घरेलू हो चाहे सीमा पार का लेन देन, वायर ट्रांसफर के सभी मामलों में पैसे भेजने वाले और उसे पाने वाले दोनों की पूरी सूचनाएं अपने पास रखे। इसे लेकर रिजर्व बैंक ने मास्टर डायरेक्शन ऑन नो योर कस्टमर में निर्देशों को अपडेट किया है और FATF के प्रासंगिक प्रस्तावों पर अमल किया है। न्यूज एजेंसी की खबर के अनुसार रिजर्व बैंक ने मास्टर डायरेक्शन के अपडेट इंस्ट्रक्शन में कहा है, सभी क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर के मामले में ओरिजिनेटर यानी पैसे भेजने वाले और बेनिफिशियरी यानी पैसे लेने वाले दोनों की पूरी व सही सूचनाएं रखी जानी चाहिए। वहीं अगर वायर ट्रांसफर घरेलू हो और पैसे भेजने वाला संबंधित संस्थान का खाता धारक हो तो ऐसे मामले में भी पैसे भेजने वाले के साथ साथ उसे पाने वाले की सारी सूचनाएं ली जानी चाहिए। आरबीआई ने अपडेटेड निर्देशों में कहा कि अगर घरेलू वायर ट्रांसफर का मामला 50,000 रुपये या उससे ज्यादा का हो और भेजने वाला संबंधित संस्थान या बैंक का खाता धारक नहीं हो तो ऐसे मामले में भेजने वाले व पाने वाले दोनों की सूचनाएं उसी तरह से जमा की जानी चाहिए जैसा क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर के मामलों में किया जाता है। रिजर्व बैंक ने कहा कि वायर ट्रांसफर के सभी मामलों में केवाईसी की सूचनाएं जमा करना उसी बैंक या वित्तीय संस्थान की जिम्मेदारी है जहां से पैसे भेजे जा रहे हैं। इन बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को जरूरत पड़ने पर वायर ट्रांसफर के ओरिजिनेटर एवं बेनिफिशियरी की जानकारी जांच प्राधिकरणों को मुहैया कराना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। वित्त वर्ष 2020 से अब तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में नए निवेशकों की संख्या में भारी बढ़त देखने को मिली है। युवाओं में म्यूचुअल फंड को लेकर उत्साह बढ़ा है। इसमें सबसे ज्यादा योगदान मिलेनियल्स का रहा है। मिलेनियल्स को जनरेशन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। बताते चले कि 1981 से 1996 के बीच पैदा हुई पीढ़ी को मिलेनियल्स कहा जाता है। CAMS की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस अवधि में 84.8 लाख नए मिलेनियल्स निवेशक म्यूचुअल फंड निवेशकों के समूह में शामिल हुए हैं। वित्त वर्ष 2019 से 23 के बीच म्यूचुअल फंड निवेश में मिलेनियल्स की 54% हिस्सेदारी है। वहीं SIP के जरिए 29% पैसा आया है। CAMS की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस अवधि में मिलेनियल्स की तरफ से 1,03,000 करोड़ रुपए का MF निवेश हुआ है। वहीं उनकी एसेट अंडर मैनेजमेंट 96.425 करोड़ रुपए रही है।
इसमें भी खास बात यह है कि इन मिलेनियंस में 26% हिस्सेदारी महिलाओं की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2019 से 23 के बीच म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 1.57 करोड़ नए निवेशक शामिल हुए हैं। उनमें से 54% निवेशक मिलेनियंस के हैं। CAMS के इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस अवधि में मिलेनियंस की तरफ से 1,03,000 करोड़ रुपए का MF निवेश हुआ है। वहीं उनकी असेट अंडर मैनेजमेंट 96.425 करोड़ रुपए रही है। इस अवधि में म्यूचुअल फंड में हुए कुल 5.34 करोड़ रुपए के SIP में 29% योगदान मिलेनियंस से आया था। CAMS की इस रिपोर्ट से पता चलता है कि कोविड महामारी के कारण म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में निवेशकों की बड़ी आमद हुई है। वित्त वर्ष 2019 में MF इंडस्ट्री में 29 लाख नए निवेशक आए। वही वित्त वर्ष 2020 में 21.2 लाख नए निवेशक जुड़े, जबकि वित्त वर्ष 2021 में भी करीब इतने के निवेशक MF इंडस्ट्री से जुड़े थे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। क्या आपको मालूम है, जब भी आप पेट्रोल डीजल भरवाते हैं तो 1 लीटर के सामने आपके पास सरकार कितना टैक्स वसूलती है? आइए जानते हैं। केंद्र और राज्य सरकारें पेट्रोल डीजल पर भारी भरकम टैक्स वसूलती है। देश में हर दिन देश की प्रमुख तेल कंपनियां हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम पेट्रोल डीजल के दाम तय करती है। केंद्र और राज्य सरकारों के लिए पेट्रोल डीजल की कमाई का एक बड़ा जरिया है। अब समझ लेते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल पर केंद्र और राज्य सरकार आपसे कितना टैक्स वसूलती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो 1 मई 2023 दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल भरवाने के लिए 96.72 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे। इसमें 35.61 रुपए टैक्स के शामिल थे, जिसमें से 19.90 रुपए केंद्र सरकार के खजाने में पहुंचता है और 15.71 रुपए राज्य सरकार के पास गया। इसके अलावा 1 लीटर पेट्रोल पर डीलर का कमीशन 3.76 रुपए बनता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए 0.20 पैसे जोड़ा जाता है। पेट्रोल डीजल की कीमतें काफी समय से स्थिर है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का भाव ऊपर नीचे जरूर हो रहा है। पिछले साल मार्च में रूस यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ने के बाद देश में ईंधन की कीमतों में जबरदस्त उबाल आया था। देश की ऑयल कंपनियों को कच्चे तेल की कीमतों में आई उछाल की वजह से पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाने पड़े थे। फिलहाल देश में पेट्रोल की औसत कीमत लगभग 100 रुपए प्रति लीटर के आसपास है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल कीमत में टैक्स का हिस्सा करीब 50% होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने बताया कि कोरोना अब वैश्विक महामारी नहीं है। इसके साथ ही WHO ने यह भी साफ किया कि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कोविड वायरस खत्म हो गया। बता दें कि 30 जनवरी 2020 को इसे वैश्विक महामारी घोषित किया गया था। अब कैसा माहौल देखने को मिला, देखते हैं अंदर की बात में। कोरोना के घटते मामलों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बड़ा ऐलान करते हुए दुनिया भर के लोगों को गुड न्यूज दी है। उन्होंने ऐलान किया कि कोरोना अब वैश्विक महामारी नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 अब वैश्विक हेल्थ इमरजेंसी के योग्य नहीं है। WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया एवं पश्चिम एशिया में संक्रमण के मामलों में आई हालिया तेजी के संदर्भ में कहा कि भले ही आपातकालीन दौर खत्म हो गया हो, महामारी का अंत नहीं हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा कि हर हफ्ते दुनिया भर में हजारों लोग अब भी संक्रमण से जान गंवा रहे हैं। WHO के महानिदेशक टेड्रोस ने कहा कि बहुत उम्मीद के साथ मैं घोषणा कर रहा हूं कि कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल का दौर पार कर चुका है। इसका यह मतलब नहीं है कि कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य खतरे के तौर पर खत्म हो गया है। इस महामारी की वजह से एक समय में दुनिया में विभिन्न देशों में लॉकडाउन लगाया गया था, जिससे दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुई। कम से कम 70 लाख लोगों की मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।